देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूं। तो क्या करते हो चूतियापन का। सचमुच मोदी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर इतना कुछ हो रहा है और पिछले 1 साल से हो रहा है तो इतनी हाहाकार क्यों मची हुई है, बताइए ना। कल ये तस्वीर देखिए दोस्तों, कल इस तस्वीर को देखकर दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के डॉक्टर्स में आंसू आ गए। क्यों आप जानते हैं? क्योंकि लगातार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि दिल्ली में ऑक्सीजन जो है, मेडिकल ऑक्सीजन जो है, वो बस खत्म होने वाला है। कल किसी तरह से देर रात में वहां के जीटीबी अस्पताल में ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचा। सोचिए अगर वहां ऑक्सीजन का टैंकर ना पहुंचता तो न जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। और उससे भी बड़ी बात, जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो होश उड़ा देने वाली है। India exported nearly 9,300 metric tons of oxygen in financial year 21 as pandemic rolled on। इसका मतलब क्या हुआ? भारत ने इस साल की शुरुआत में 9,300 मेट्रिक टन ऑक्सीजन अन्य देशों में भेजी, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल था। और उससे भी बड़ी बात, इस खबर के मुताबिक पिछले साल इसी वक्त यानी कि 2020 में भारत ने करीब 4,500 मीट्रिक टन भेजी थी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि इस साल भारत ने दुगना कर दिया ऑक्सीजन, विदेशों में भेजे जाने वाले ऑक्सीजन को दुगना कर दिया। क्या मोदी सरकार को यह नहीं मालूम था कि एक दूसरा वेव आ सकता है कोरोना का? और भारत जैसे देश में आपको पहले से प्लानिंग करके रखनी पड़ती है। मैं ये समझना चाहता हूं, इस खबर का मुझे जवाब दीजिए जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि मीडिया तो इस मुद्दे को नहीं उठाने वाली है, कांग्रेस ने इस पर हमला बोल दिया है। क्या कह रही है प्रियंका गांधी वाड्रा आपके स्क्रीन पर? भारत का ऑक्सीजन निर्यात 2019-20 में 4,502 मीट्रिक टन, 2020-21 में 9,300 मीट्रिक टन। हमारे यहां ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, हम ऑक्सीजन के सबसे बड़े उत्पादक हैं, लेकिन सरकार ने कोरोना का खतरा होते हुए भी 2 गुना ऑक्सीजन देश के बाहर भेज दी। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का जिम्मेदार कौन है? बहुत ही सीधा सवाल है, बहुत ही जायज सवाल है। मैं इसे राजनीतिक सवाल नहीं मानता हूं, क्योंकि यह सवाल पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित है। प्रधानमंत्री, जब आप देश को यह आश्वासन देते हैं कि आपने ऑक्सीजन पर काम किया है, तो यह हकीकत क्यों है? अच्छा, तो जैसे ये खबर सामने आई कि जनवरी में सरकार ने ऑक्सीजन विदेशों में भेजी थी, जबकि देश में उसकी जरूरत थी, तो सरकार का प्रचार तंत्र जो है वो सक्रिय हो गया। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह है एएनआई की संपादक स्मिता प्रकाश, और उन्होंने यह जानकारी साझा की है। इस जानकारी के मुताबिक सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन नहीं भेजी थी विदेशों में, सरकार ने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन भेजी थी। योगी जी ने जो शब्द एएनआई के लिए इस्तेमाल किया था ना, बिल्कुल सही किया था। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन, अस्पतालों के लिहाज से दोनों में क्या फर्क है? कोई फर्क है? क्योंकि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन से भी लोगों को मदद मिलती है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये 18 अप्रैल का ऑर्डर है खुद सरकार का। सरकार ने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो है वो अस्पताल को भेजनी शुरू कर दी है। क्यों? क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का काम आम लोगों के नहीं आता, तो आप मुझे बताइए सरकार यह आदेश क्यों पारित करती, जिसके अंतर्गत वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को अस्पतालों में भेज रही है। तो मैं समझना चाहता हूं एएनआई से, मैं समझना चाहता हूं सरकार से कि आप इस तरह का दुष्प्रचार क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप लोगों ने गलत प्लानिंग की थी, मान लीजिए कि आप लोगों से गलती हो गई है। देश की जनता के सामने अपनी गलती मान लेने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, मगर आपने अपने पालतुओं को लगा दिया है। तो जैसे मैंने कहा ना, बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया था योगी जी ने। अब मैं देश की जनता को सुनाना चाहता हूं कि कल आपने क्या कहा। सुनिए उनकी बात। इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है
कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे कहा कि प्रधानमंत्री कल जो ये भाषण दे रहे थे वो किस ग्रह के लिए या किस ब्रह्मांड के किस भारत के लिए उनका ये बयान था। अगर आप लोग एवेंजर फिल्म्स देखते होंगे, कुछ ऐसी फिल्में हैं मल्टीवर्स, ये बताया जाता है कि सिर्फ एक ब्रह्मांड नहीं है या सिर्फ एक पृथ्वी नहीं है, अलग अलग धराओं पे अलग अलग पृथ्वियां हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री किसी और पृथ्वी के लिए अपनी ये बात कह रहे थे, किसी और पृथ्वी में बसे भारत के लिए अपनी बात कह रहे थे, जहां पर सब कुछ खुशहाल चल रहा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, प्रधानमंत्री अपने भाषण में क्या कहते हैं इस पर गौर कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस भाषण में बच्चों से भी अपील की, और उनका भाषण क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर। अपने बाल मित्रों से एक बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूं, मेरे बाल मित्र घर में ऐसा माहौल बनाएं कि बिना काम बिना कारण घर के लोग घर से बाहर ना निकलें। आपकी जिद बहुत बड़ा परिणाम ला सकती है। प्रधानमंत्री, आपके शब्द में आप ही को याद दिलाना चाहता हूं। आसनसोल में आपने रैली की थी, आपको याद है आपने क्या कहा था कि मेरी नजरें जहां तक जाती हैं मैं भीड़ देख रहा हूं। पहले तो आप अपने इस भाषण को सुनिए। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। तो बच्चों को तो आप ये मशवरा दे रहे हैं कि घर से बाहर ना निकलें, मगर उनके मां बाप को आप हजारों की तादाद में पश्चिम बंगाल की अपनी रैलीज में बुला रहे हैं। तो प्रधानमंत्री, ये दोनों बातें जो है ना, ये बहुत अटपटी लगती हैं। इसमें मुझे दोहरे मापदंड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों को तो आप कहते हैं घर में रहो, अपने मां बाप को घर में रखो, मगर उनके मां बाप को आप बाहर बुलाते हैं। और फिर पश्चिम बंगाल के अंदर एनडीटीवी की इस खबर के मुताबिक पश्चिम बंगाल के अंदर 200% जो है कोरोना जो है वो बढ़ गया है, जबकि अमित शाह ने बिल्कुल इसके उलट गलत बयानी की थी। मगर अब जो मैं आपको खबर बताने वाला हूं वो बताता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर चुनावी रैलीज करने का भारत को या पश्चिम बंगाल को क्या नुकसान हुआ है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह आज तक की खबर, इसका शीर्षक देखिए, कोरोना संकट, देसी वेरिएंट ने बढ़ाई एक्सपर्ट्स की चिंता, बंगाल में दिख रहा है सबसे ज्यादा असर। खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। नई दिल्ली में CSIR IGIB में रिसर्चर विनोद सकारिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जानकारी दी है कि A484K एक खतरनाक वेरिएंट है जो कि किसी तरह की प्लाज्मा थेरेपी को भी चकमा दे सकता है। इस नए वेरिएंट के कारण अब बंगाल को लेकर चिंता बढ़ने लगी है, क्योंकि इस जगह अभी चुनाव चल रहे हैं जिनके नतीजे 2 मई को आने वाले हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि बंगाल में बढ़ते कोरोना के मामलों के पीछे इसी वेरिएंट का हाथ है। हालांकि इस वेरिएंट से जुड़े जो नंबर सामने आए हैं वो बंगाल में ही सबसे अधिक हैं। कौन सा कोरोना है दोस्तों? यह E484K, बहुत ही खतरनाक वेरिएंट, यानी कि कोरोना का एक बहुत ही खतरनाक प्रकार। और यह कहां मिल रहा है दोस्तों? यह बंगाल में मिल रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ताबड़तोड़ चुनावी रैलीज की। राहुल गांधी कह चुके हैं कि मैं चुनावी रैलीज नहीं करूंगा। ममता बनर्जी तक ने चुनाव आयोग से अपील की कि 3 चरणों की बजाय आप 1 दिन में जो है वोटिंग करवा दें। चुनाव आयोग भी नहीं मान रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं मांग रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि मुझे किसी तरह से पश्चिम बंगाल जीतना है। आपके सामने परिणाम देखिए दोस्तों। और कल आपने यह भी कहा था कि आज चूंकि रामनवमी है, हम सबको मर्यादा का पालन करना है, अनुशासन का पालन करना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, चुनावी रैलीज तो हम देख चुके हैं आपकी, अब इन तस्वीरों को देखिए। छत्तीसगढ़ की तस्वीरें आप देखिए, भूपेश बघेल के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह। अब यह वीडियो देखिए जहां पर छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हुआ था और हमारे जवान जो घायल हो गए थे उस नक्सली हमले में, वो अस्पताल में भर्ती थे। यहां पर देखिए अमित शाह पहुंच गए। अब इस वीडियो में या वो जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, उनमें समानता क्या है?
उसमें समानता यह है कि चाहे वीडियो हो, चाहे ये तस्वीर जिसमें वो भूपेश बघेल के साथ दिखाई दे रहे हैं, अमित शाह ने कहीं पर भी मास्क नहीं पहना हुआ है। अमित शाह इसी तरह से अपने रोड शोज में भी मास्क कभी नहीं पहनते हैं। मुझे चिंता सिर्फ अमित शाह की सेहत की नहीं है, मुझे चिंता इस बात की है कि आप देश की जनता को क्या सबक दे रहे हैं, आप देश की जनता को क्या सीख दे रहे हैं। और कल ही भारतीय जनता पार्टी की असम सरकार फरमान लेकर आई है कि बढ़ते कोरोना को देखते हुए हम कुछ सख्त नियम सामने लेकर आ रहे हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पर, ये तमाम सख्त नियम हैं जो वहां की असम सरकार लेकर आई है। और कुछ दिनों पहले वहां के जो मंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, जो अगले सीएम हो सकते हैं, उन्होंने क्या कहा था कि असम में कोई कोरोना नहीं है, हमें किसी बात का डर नहीं है, ये तो बस काल्पनिक है कोरोना का डर। इंसान की जान की कीमत यह है प्रधानमंत्री, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपका जो कल बयान था, मुझे तो नहीं लगता कि वो बयान जो है भारत के लिए दिया गया था। भारत का दूर दूर से उसका कोई नाता नहीं था। और उससे बड़ी बात आपके स्क्रीन पर दोस्तों, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखें, उनसे आग्रह है कि वो जहां हैं वहीं रहें। राज्यों द्वारा दिया गया यह भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में हैं वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। यानी कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों से कह रहे हैं कि आप श्रमिकों को रोक कर रखें। और पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल प्रधानमंत्री ये अपील खुद के दम पर कर रहे थे कि आप छोड़ के ना जाएं, या आप बिल्कुल वहीं पर रहें। क्या हुआ इस एक साल में मोदी जी? क्या इस एक साल में मजदूरों को संबोधित करने की जो आपकी ताकत है और उस ताकत में आपका विश्वास, क्या वो खत्म हो गया है? पहले तो आप अपील कर रहे थे, अब जो आप ठीकरा है राज्य सरकारों के सिर पर फोड़ रहे हैं। ये तमाम बातें आपको अटपटी नहीं लगती? कल तो मुझे समझ नहीं आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के सामने जो आए, उन्होंने ये बातें क्यों कही, उन्हें ये सब कहने की क्या जरूरत थी? क्योंकि जो बातें उन्होंने कही वो एक प्रेस रिलीज में कही जा सकती थी। उन्होंने देश का विश्वास नहीं बढ़ाया। उन्होंने जो बातें कही उनमें से अधिकतर बातें जो हैं वो हकीकत से कोसों दूर थी। ऑक्सीजन की आपने बात की, आपके सामने हालत क्या है आप जानते हैं, त्राहिमाम मचा हुआ है। आपके पास एक साल था, इस एक साल में आपने कुछ नहीं किया, ना आपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, उल्टा आपने अपने ऑक्सीजन जो है वो दूसरे देशों को भेज दी, जैसे कि मैंने आपको उस खबर में बताया। आज इन तमाम सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा आपको। और आप जो है दूसरे विपक्ष के नेताओं पर अश्लील और वाहियात हमले करके भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं निकल सकते, वाहियात हमले करके नहीं निकल सकते, चाहे स्मृति ईरानी हो या रविशंकर प्रसाद हो। इन्हें जवाब देने पड़ेंगे भाई इन बातों के। और सबसे दुख की बात दोस्तों, इनका जो प्रचार तंत्र चल रहा है, मैं आपको दिखलाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। यह है अनुपम खेर, यह तस्वीर दिखा रहे हैं अपने सिर की और लिख रहे हैं आज की हेडलाइंस। मुझे बहुत अफसोस होता है दोस्तों, ये बंदा जो है ये मेरे बचपन की रूमानियत का हिस्सा थी। बचपन में जब मैंने सारांश फिल्म देखी थी, या कर्मा फिल्म देखी थी, या आखिरी रास्ता देखी थी, यह शख्स मेरे बचपन की रूमानियत का हिस्सा था। आज की तारीख में आप इसके पूरे ट्विटर टाइमलाइन पर जाइए, इसने एक शब्द मजदूरों की व्यथा पर नहीं कही है, एक शब्द नहीं की है। और सरकार का जहरीला प्रोपेगेंडा आगे फैलाने के लिए सबसे आगे रहता है। याद करिए पुलवामा में जब हमला हुआ था दोस्तों, तब मेरे जैसे पत्रकारों, मैं, रवीश और कई पत्रकारों के जो फोन नंबर्स थे वो सार्वजनिक कर दिए गए थे। बीजेपी के आईटी सेल ने उसे सार्वजनिक कर दिया था, हमें भर भर के गालियां दी जा रही थी। तब यह आदमी, यही अनुपम खेर सामने आया था जब हमने गुहार लगाई थी पुलिस से कि हो क्या रहा है भाई, हमें क्यों निशाना बनाया जा रहा है। तब इस आदमी ने आकर यह कहा था कि कुछ लोग हमारे जोश में खलल डाल रहे हैं, मानो यह कह रहा हो कि हम जो गालियां दे रहे हैं कुछ लोग उसमें खलल डाल रहे हैं। मैं अनुपम खेर की बात क्यों कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जब कोई ग्रेटा थनबर्ग या संयुक्त राष्ट्र भारत के अंदर, या रिहाना भारत के अंदर किसानों की स्थिति पर या किसानों के आंदोलन पर जिस तरह से सरकार अंकुश डाल रही थी, इंटरनेट बंद कर रही थी, जब उस पर ये तमाम लोग बोलते हैं तो उसके जवाब में ये तमाम चेहरे सामने आ गए थे।
सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सभी लोग सामने आ गए थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनमें से कोई भी आदमी अपने ट्विटर टाइमलाइन पर बात कर रहा है ये अनुपम खेर, डॉक्टर डैंग, तुम सही मायनों में डॉक्टर डैंग जैसे खलनायक हो अनुपम जी, आप सही मायने में खलनायक हैं। आपने अब तक कुछ बोला इन गरीबों के बारे में? ये तमाम जो नकली सेलिब्रिटीज हैं हमारे, इन्होंने बोला है। ये इतने डरपोक हैं, और क्यों डरपोक है मैं आपको बताता हूं। इन्हें लगता है कि अगर मैं मजदूरों की बात करूंगा, या जो लोग ऑक्सीजन की कमी से, बेड्स की कमी से, दवाइयों की कमी से आज की तारीख में मर रहे हैं, अगर हम उनकी बात करेंगे तो यह सीधा सवाल जो है सरकार पर हो जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत वाजिब है आपका डर, बहुत वाजिब है आपका डर, और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि ये सारी जो दिक्कतें हैं ना, वो सरकार के नाकारा रवैये की वजह से चल रही हैं। क्योंकि पिछले 1 साल में आपने कुछ किया नहीं, बस प्रोपेगेंडा जारी रखा। अब एक और मिसाल देता हूं आपके सामने दोस्तों, यह है पेटीएम का मालिक। यह वो आदमी है दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जब देश पर नोटबंदी का दंश थोपा गया था, तब इस आदमी ने, जिसे कहते हैं ना, बहुत जबरदस्त कमाई की थी। क्योंकि उस वक्त 2000 के नोट मिलना बहुत मुश्किल था। क्योंकि पेटीएम का ताल्लुक कैशलेस इकोनॉमी से है, तो उस वक्त पेटीएम का ग्राफ बहुत बढ़ गया था, और उस वक्त यह आदमी जश्न मना रहा था। आज की तारीख में वो क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर देखिए। यह आदमी कह रहा है कि आज हमने पेटीएम में अपने जितने भी मुलाजिम हैं, सबको हम अपने घरों में ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, और इसका शुक्रिया मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं। शर्मा जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत में बता चुका हूं कि आज की तारीख में इस देश में जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, वो बीजेपी सरकार की देन में। तो शर्मा जी की हिम्मत तो है नहीं कि सरकार पर सवाल कर सकें, मगर कम से कम एक चाटुकार की तरह झूठ तो मत बोलो भाई। मैं जानता हूं जो नोटबंदी लोगों के सिर पर बिठाया गया था, उससे आपको बहुत फायदा हुआ था। इसलिए मैं जानता हूं कि बीजेपी सरकार के बोझ तले आप दबे हुए हैं, मगर हकीकत यह भी है कि आप जो ये बात कह रहे हैं वो हकीकत से कोसों दूर है। वो बहुत ही निर्मम है, उसमें एक किस्म की बेदली है। ऑक्सीजन सप्लाई एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ी दिक्कत है जिससे इस देश का आम इंसान जूझ रहा है, और आप धन्यवाद दे रहे हैं सरकार को। शर्म आनी चाहिए आपको। ये दौर अपने आप में मुश्किल है, और हमें कदम से कदम एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना है, मगर इस देश को एक सारथी की जरूरत है जो हम सबको सही दिशा दिखाए। वो पूरी तरह से नदारद है, वो पूरी तरह से गायब है, मानो देश को उसके हाल पर छोड़ दिया गया। कल प्रधानमंत्री का लगभग वही भाव था, और क्यों ना हो, क्योंकि आज की तारीख में जो समस्या है वो आपकी खराब नीतियों की वजह से आज देश उसका नतीजा भुगत रहा है। पिछले 1 साल में अगर हमारी आज की मीडिया ने सवाल उठाए होते हैं सरकार पर, तो मजाल है कि ये समस्याएं सामने पेश आती। और आज भी आप पूरी तरह से सियासत के नशे में चूर है। ये जो पार्टी है, ये जो सरकार है, पूरी तरह से राजनीति के नशे में चूर है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान 2 मई पर है कि किसी तरह से हम पश्चिम बंगाल जीत जाएं, बस, और कुछ नहीं। मगर हम तो आदत से मजबूर है दोस्तों। बोल के लब आजाद हैं तेरे में, मैं लगातार आपकी आवाज इसी तरह से उठाता रहूंगा।